नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं उस दौर में जहां भारतीय सभ्यता की पहली ईंट रखी गई थी। हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की, वो युग जिसने भारत को वो पहचान दी जिसे हम आज जानते हैं। कभी सोचा है कि हमारी संस्कृति की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? ये एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी जमीन में फैली हुई हैं, और इन जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना ही होगा। तो इस खोज का जवाब हमें मिलना शुरू होता है वैदिक काल से, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। ये सिर्फ इतिहास की कोई तारीख नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आज का भारत खड़ा है। हमारे बहुत से रीति रिवाज, विश्वास और फिलॉसफिकल आइडियाज इसी दौर में पैदा हुए थे। तो चलिए इस बेहद जरूरी दौर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे। ये दोनों हिस्से हमें एक समाज के बदलने की और एक नई सभ्यता के पनपने की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। देखिए, वैदिक काल की कहानी असल में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे एक सीधा सादा पशु पालने वाला समाज धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स खेती पर आधारित सभ्यता में बदल गया, और ये बदलाव ही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। अच्छा, इस पूरे युग के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो हमारे पास उस जमाने को देखने के लिए सच कहें तो सिर्फ एक ही खिड़की है, और वो है ये 4 पवित्र ग्रंथ जिन्हें हम वेद कहते हैं। और इन्हें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ समझना ठीक नहीं होगा। ये उस समय के समाज, संस्कृति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता दस्तावेज है। हर वेद अपने आप में एक अलग दुनिया है। जैसे ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, वो हमें भजनों के जरिए उस शुरुआती दौर की एक झलक देता है। वहीं सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम हैं, और अथर्ववेद तो और भी दिलचस्प है। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोना और दवाइयों की बातें हैं जो दिखाते हैं कि समाज कैसे बदल रहा था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले चरण में, यानी ऋग्वैदिक काल में। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की उपजाऊ जमीन पर बसा था, और जहां लोगों की जिंदगी प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। उस शुरुआती दौर में समाज में काफी बराबरी थी। अर्थव्यवस्था का आधार पशु थे, खासकर गाय। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। वो पढ़ लिख सकती थीं और सामाजिक जीवन में भी हिस्सा लेती थीं। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम बाद के दौर को देखेंगे तो ये तस्वीर बदल जाएगी। अब ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इस दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर यानी काम पर आधारित थी। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी, रिजिड नहीं। कोई भी इंसान अपनी काबिलियत से अपना वर्ण बदल सकता था, और फिर सब कुछ बदलने वाला था। अब हम उत्तर वैदिक काल में आ गए हैं, जो एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। समाज अब गंगा के बड़े बड़े मैदानों की तरफ फैल रहा था, और एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था लोहा। लोहे के औजारों ने खेती में जैसे क्रांति ला दी। अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, और जब ज्यादा अनाज हुआ तो बड़े बड़े राज्य बने, शक्तिशाली राजा उभरे, और इसके साथ ही धार्मिक रीति रिवाज भी पहले से कई ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए। और यहीं पर समाज में सबसे बड़ा और शायद सबसे टिकाऊ बदलाव आया। वो वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, फ्लेक्सिबल थी, अब वो जन्म से तय होने लगी। ये एक लचीली व्यवस्था से एक कठोर सामाजिक ढांचे में बदल गई। और इसी के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी कमजोर हो गई। जहां पहले उन्हें सम्मान और आज़ादी मिली हुई थी, अब उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका बहुत सीमित हो गई। लेकिन देखिए, इतिहास कितना फैसिनेटिंग होता है। एक तरफ जहां यज्ञ और कर्मकांड बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी के समानांतर एक बहुत शक्तिशाली इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी जन्म ले रहा था। ये आंदोलन हमें उपनिषदों में दिखाई देता है, जहां गहरे दार्शनिक सवालों पर सोचा गया। आत्मा और ब्रह्म की एकता, ये उपनिषदों का सबसे सेंट्रल और रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसने धार्मिक सोच का फोकस बाहरी देवी देवताओं से हटाकर इंसान के अंदर मौजूद आध्यात्मिक सच्चाई की खोज पर लगा दिया। ये भारतीय सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ था। और इसी सोच विचार के मंथन से कर्म और मोक्ष जैसे गहरे कॉन्सेप्ट्स पैदा हुए। कर्म यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम, और मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के साइकिल से आज़ादी का लक्ष्य। इन विचारों ने आने वाली हजारों सालों के लिए भारतीय फिलॉसफी को एक दिशा दी।
तो इस पूरे सफर के बाद सवाल उठता है कि वैदिक काल ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। चलिए अब आखिरी हिस्से में इसके स्थायी असर को समझते हैं। तो देखिए, वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये भारतीय सभ्यता की वो जीवित आत्मा है जिसने हमें वो ग्रंथ दिए, वो सामाजिक ढांचे दिए और वो दार्शनिक विचार दिए जो आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखाते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। क्या हजारों साल पुराने ये विचार आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? इस पर सोचकर देखिएगा कि कैसे कर्म, धर्म और मोक्ष की ये प्राचीन धारणाएं आज भी हमारे फैसलों, हमारी वैल्यूज और हमारी जिंदगी को एक अनदेखे तरीके से आकार दे रही हैं।